हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली तमाम न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। एडवांस मेरा कोर्स जो है वो आईसीटी कॉन्सेप्ट पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप जो है ना बेसिक से स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली शॉर्ट वीडियो की सीरीज होगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी लेकिन बड़ी हेल्पफुल होंगी। सब न्यू लोग जो यहाँ से जिन्होंने ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते वो यहाँ से आगे स्टार्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एडवांस कोर्स की तरफ ना जाएं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट को इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद जो है बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे जो है वीडियो कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से कम ही बनाई जाए। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो बेसिकली मैं मार्केट से स्टार्ट करता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट बेसिकली होती क्या है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। ये बेसिकली कोर्स बिगनर्स गाइड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। ये कैसे ऑपरेट करती है और ये बेसिकली होती क्या है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट इज द ग्लोबल मार्केट फॉर ट्रेडिंग इंटरनेशनल करेंसीज। ये मार्केट बेसिकली इंटरनेशनल करेंसीज ट्रेड करने के लिए होती है। ठीक है, और इट ऑपरेट्स, ये याद रखिएगा, 24 आवर ऑपरेट करती है, 5 डेज, वीकेंड पे ऑफ होती है। अलाउिंग कांस्टेंट ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज ग्लोबली, ये आप इस पूरे टाइम में आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। Trading the Euro USD pair where traders buy one currency pair while selling the others। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो है ना वो करेंसी पेयर की शक्ल में होती है। पेयर से मुराद ये है कि ये आपके पास यूरो यूएसडी का एक पेयर है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपने जब बेस करेंसी, जो पहली करेंसी होगी उसको हम बेस करेंसी बोलेंगे। ठीक है, जब भी आप बेस करेंसी को बाय करते हैं आपको लगता है कि यूरो जो है वो उसकी प्राइस को अप्रिसिएशन मिलेगी, वो ऊपर जाएगी, तो आप यूरो को बाय लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, वेयर ट्रेडर्स बाय वन करेंसीज वाइल सेलिंग द अदर, जो दूसरी जो करेंसी होगी आपके पास ये आप उसी टाइम में सेल कर रहे होंगे। तो एक करेंसी जब आप बेस करेंसी को बाय करते हैं तो दूसरी करेंसी में आप सेल पोजीशन में होते हैं। फर्स्ट फर्ज किया, यूरो को आप सेल कर रहे हैं, यूरो को आपको लगता है गिरेगा, यूरो यूएसडी का पेयर है फॉरेक्स में, और आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो आप यूरो को जब सेल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूएसडी में बाय में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो फॉरेक्स मार्केट में आप पेयर की शक्ल में ट्रेड कर रहे होते हैं, पेयर्स होते हैं आपके पास। आगे जाके मैं आपको पेयर्स भी बताऊंगा और फिर जब हम मेटा ट्रेडर पे नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी वहां पे बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, कि पार्टिसिपेंट होते कौन से हैं इसमें, और जो इसको मार्केट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना आप याद रखिएगा सेंट्रल बैंक्स होते हैं। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, एक स्टेट बैंक होता है या एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जैसे स्टेट बैंक है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इनको कहते हैं। ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर होता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का इदारा होता है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को थ्रू मनी मॉनेटरी पॉलिसीज, एडजस्टमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैश फ्लो हटा के, यानी कि करेंसीज की बाइंग सेलिंग से भी ये जो है ना बहुत बड़े लार्ज स्केल पे करके ये जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है कैश फ्लो। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी ये देता है। मॉनेटरी पॉलिसी की चेंजिंग से, इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग से ये जो है ना प्राइस कंट्रोल करते हैं। बेसिकली करेंसी की, जैसे यूएस डॉलर की अगर रेट को वो बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक, तो वो क्या होगा कि करेंसी को अप्रिसिएशन मिलेगी, करेंसी बढ़ेगी। क्यों? लोगों को, इन्वेस्टर्स को अच्छा फील होगा कि वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज होती है। ये याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर ही जो है वो करेंसी चल रही होती है। तो याद रखिएगा कि ये सेंट्रल बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और ये जो है ये करेंसी की डायरेक्ट बाइंग सेलिंग में और प्लस जो है इंटरेस्ट रेट के थ्रू ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। दूसरे नंबर पे इनके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक, जिनके पास भी बहुत हैवी फंड होता है। जैसे गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक छोड़ के बाकी जो बैंक्स होते हैं कंट्री के अंदर, उनको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं लार्ज स्केल करेंसी एक्सचेंज फॉर देयर क्लाइंट्स ना। जितना हम मतलब बाइंग सेलिंग करते हैं करेंसीज की, फॉरेन करेंसीज की, वो हम किसके थ्रू करते हैं, कमर्शियल बैंक के थ्रू करते हैं। ये हमें फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आप हमसे बाइंग करें, सेलिंग करें। इवन कि ये गवर्नमेंट को भी देते हैं, गवर्नमेंट भी इनसे बाइंग सेलिंग करती है, फैसिलिटेट करते हैं लार्ज बैंकों करेंसी की बाइंग सेलिंग के अंदर। ठीक है, एक तो ये सेंट्रल बैंक हो गया गवर्नमेंट के अंदर, दूसरे ये बैंक्स हो गए, ये तो जो कि हर कंट्री के अंदर बेताशा होते हैं और इनका काम भी यही होता है कि ये करेंसी को
जब लार्ज स्केल पे ये कंट्रोल कर रहे होते हैं बाइंग एंड सेलिंग को, तो इसका भी रेट पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी चीज आती है वो कॉरपोरेशंस आती हैं। हर कंट्री के अंदर बहुत बड़ी कॉरपोरेशंस आती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। वो भी लोग फॉरेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं? इंगेज इन फॉरेक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड हेजिंग पर्पस। ये दो तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जो है ना फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व है, दूसरा इनडायरेक्टली हेजिंग पर्पस में भी जो है ना बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ये इसने अगर पेमेंट करनी है, अगर एक यूएस का बंदा है, उसको जो है ना वो कोई चीज़ उसने इम्पोर्ट की है, ये मंगवाई है यूरोपियन एक सप्लायर से, उस यूरोपियन सप्लायर को जब भी 2 मंथ 3 मंथ बाद पेमेंट करनी है, तो वो अगर उसने यूएस डॉलर में करनी है, यूरो में करनी है, तो वो उतने क्वांटिटी में यूरो फॉरेक्स मार्केट में बाय कर लेगा कारपोरेशन में, ताकि वो हेज हो जाए। प्राइस जो है वो उसको, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, यूरो बढ़ता है, तो उसको वो ऑलरेडी वो बाइंग में बैठा होगा अगर उसको लगता है तो। ये हेजिंग पर्पस के लिए बेसिकली यूज करते हैं कि बेसिकली वो चाहते ही हैं कि हमें जो है ना वो ना इतना कोई स्पेकुलेशन ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन हेजिंग में वो बहुत बड़ी तादाद में इनके पास जो है ना वो वॉल्यूम होता है, और ये बेसिकली इन्होंने वॉल्यूम लगाया होता है लिक्विडिटी में। और ये इनका काम ये होता है कि ये जो है बेसिकली अगर आउट ऑफ कंट्री इन्होंने जो है वो दूसरी तरफ से कोई चीज़ यूरो की ले रही है, ले ली है, तो वो बेसिकली उसको हेज करके यूएस डॉलर में रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स हमें कहते हैं। हमारा काम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेटा ट्रेडर हो गया, 4 5 जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, उन पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडिंग करते हैं इन द मार्केट टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट मूवमेंट। हम बेसिकली एक्सचेंज रेट मूवमेंट कर से प्रॉफिट बना रहे होते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि आज के दिन में हमारी ये सजेशन है कि यूरो ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा, तो हम यूरो को बाय करते हैं, और आज की डेट में हम देखते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा ऊपर चला गया, तो हम मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। तो हम कौन से होते हैं? रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, जो स्पेकुलेशन पे काम कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। हम लोग हर टाइम मार्केट के अंदर होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं हमें। और रिटेल ट्रेडर का काम है वो, इसकी बेसिक जो है ना आप याद रखिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मोस्टली जो है ना हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, मेटा ट्रेडर से, वेब ट्रेडर से, सी ट्रेडर से, मैच ट्रेडर से, जितने भी आजकल चल रहे हैं सबसे। मेटा ट्रेडर जो खैर पुराना है सबसे, तो सब इसके बाद में मेटा ट्रेडर का लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको सब मेटा ट्रेडर ही ब्रोकर से अकाउंट बनाना स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद आपको मेटा ट्रेडर बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसमें कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो होते हैं जिनके पास पेंशन फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, बड़े बड़े फंड्स अवेलेबल होते हैं, ये लोग जो है ना बड़े-बड़े कंपनीज के फंड मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। मैनेज पोर्टफोलियो डेट इंक्लूड फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं। यानी कि इनका काम ये है कि लोगों के फंड जो है ना वो यूज करके पैसे बनाना। ये एक बड़ी, इनके पास भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट में, और ये सारे मिल के जो है ना हमें मार्केट को चला रहे होते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। जिससे मार्केट चल रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ये जो है वो अगर किसी ने यूरोपियन स्टॉक बाय किया हुआ है, तो ये हेजिंग में भी मोस्टली इन्वेस्टमेंट मैनेजर चले जाते हैं। तो ये मे बी उसी की बेस करेंसी यूरो को भी जो बाय कर सकता है, एज एसेट बाय कर सकता है। तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकता है। ये डायरेक्ट करेंसी भी होल्ड की होती है एज अ हेजिंग की। इसने यूरोपियन को स्टॉक बाय किया हुआ है, तो उसको लगता है कि वो जो ना अगर क्लैप्स कर जाए, तो उसके अगेंस्ट में इसने यूरो भी कुछ क्वांटिटी में होल्ड किए होते हैं, एज अ एसेट होल्ड किए होते हैं। तो ये बेसिकली सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब लोग मार्केट चला रहे होते हैं। ठीक है। हर बंदे का एक अलग तरीका कार है, लेकिन चला रहे होते हैं। वक्तन फवक्तन मैं आपको इससे डिटेल देता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए आपके पास इतनी डिटेल बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं। करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स बस आप याद रखिएगा कि करेंसी पेयर्स कैसे बनते हैं और करेंसी पेयर्स होते क्या रहते हैं। करेंसीज आर द ट्रेडेड इन पेयर्स कैटेगराइज एज ना, जो करेंसी ज़्यादा आपको बता दिया कि करेंसी जो है वो यहाँ पे पेयर्स में ट्रेड होती है। मेजर पेयर कहते हैं, माइनर पेयर कहते हैं, और एक्सोटिक पेयर कहते हैं। मेजर पेयर जो आप याद रखिएगा फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। इसमें सबसे मेजर करेंसीज आएंगी यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, मोस्टली वो जिनके साथ यूएसडी लगा होता है, और बड़ी करेंसीज है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड वगैरह जो है वो इसमें आते हैं मेजर पेयर में। क्यों इन मेजर पेयर में की दो क्वालिटियां याद रखिएगा क्यों लोग इसको ट्रेड करते हैं। एक तो इनमें लिक्विडिटी हर टाइम मौजूद रहती है, और बुल्क में लिक्विडिटी मौजूद रहती है। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जो पीछे लोग मैंने आपको बताया, इन लोगों का पैसा यहाँ पे पड़ा होता है, आपका ऑर्डर स्लिप नहीं होगा।
और दूसरी बात ये है कि ये हर टाइम मार्केट में लिक्विडिटी देने की वजह से जब भी आप इन पेयर्स का स्प्रेड देखेंगे तो ये मार्केट में बहुत कम होगा। स्प्रेड वगैरह आप चीज़ें ये मैं आपको मेटा ट्रेडर पे जाके बताऊंगा। तो स्प्रेड्स का मतलब ये है कि आपको ऑर्डर लगने में, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर टाइम इसका बायर और सेलर मार्केट में बैठा हुआ होता है। तो इस वजह से मेजर पेयर पे आप कोशिश कीजिएगा ट्रेड करने की। उसके बाद माइनस पेयर आते हैं, इनके अंदर भी बहुत बड़ी जो है ना वो लिक्विडिटी होती है अनक्लूड, लेकिन इनसे कम होती है मेजर पेयर से ना। इंक्लूड लेस कॉमन पेयर लाइक जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, एयूडी। इसमें आप याद रखेगा यूएसटी नहीं होगा किसी पेयर में, लेकिन क्या होगा कि जीबीपी मेजर बड़ी करेंसीज होंगे, जीबीपी जेपीवाई हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, यूरो एयूडी हो गया, एयूडी कैड हो गया, कैड एयूडी। ये जो है ना जो मेजर करेंसीज के साथ जो आपके पास बड़ी इकोनॉमीज हैं वो आपस में जब भी उनके पेयर बनेगा तो वो माइनर पेयर्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेस कॉमन है मेजर पेयर से, लेकिन इनको भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इनके अंदर भी आप ये देखेंगे कि ये बहुत मशहूर पेयर हैं और इनके अंदर भी आपको स्प्रेड मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी और ये जो है ना अच्छी मूवमेंट कर रहे होते हैं माइनस पेयर। उसके बाद जो एक्सोटिक पेयर हैं इंक्लूड pairs like USD, Turkish lira, ये यूरो ऐसी की विच इन्वॉल्व लेस फ्रीक्वेंट ट्रेड करेंसीज। ये लेस फ्रीक्वेंट क्यों है? क्योंकि समटाइम्स इनकी जो है ना वो इकोनॉमी तुर्किश लीरा है, ये ज़रा अनसर्टनिटी रहेगी इनके अंदर, ये छोटी इकोनॉमीज रहेंगी, ठीक है, और इनके अंदर लेस लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है। लेस लिक्विडिटी का मतलब है कि ज़्यादा कम पैसा इनके अंदर रहेगा। इस कम पैसे की वजह से इसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर लगाने में और ऑर्डर कैंसिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इस वजह से ये लेस लिक्विडिटी पेयर भी कहलाते हैं, एक्सोटिक्स पेयर भी हैं। इन पे आपने ट्रेड बहुत कम ही करना है, इनका स्प्रेड आपको हमेशा ज़्यादा ही दिखेगा, इस वजह से आप इनके ऊपर कम जाइए। ये और ये आपने याद रखने। हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क। ट्रेडिंग देखिए काम कैसी करती है। ट्रेडिंग सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग वन करेंसी वाइल सिमिल्टेनियसली सेलिंग अनदर। मैंने आपको पेयर बताया था कि जब हम एक चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी चीज़ सेल भी कर रहे होते हैं। अगर यूरो यूएसटी है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेडर में बाय यूएसटी वाइल सेलिंग यूरो, ओके, द प्रॉफिट कम्स फ्रॉम फेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट। समझ आइए आपको कि एक ट्रेडर है, अगर वो उसको लग रहा है कि यूएसटी जो है वो बाय करना चाहिए यूरो के अगेंस्ट में, ठीक है, यूरो यूएसटी में, तो वो जो है ना अगर यूरो यूएसटी ऊपर जाएगा तो फिर उसको प्रॉफिट होगा। तो वो जो प्रॉफिट है वो फेयरवेल एक्सचेंज रेट के थ्रू आएगा। एक्सचेंज रेट ये है कि भाई आपने बाई किया था और डॉलर ऊपर ही चला गया तो ये आपके फेवरेबल है। लेकिन अगर बाई किया है और यूएस डॉलर वीक हो गया है, यूरो स्ट्रांग हो गया है, तो फिर आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, एक करेंसी के अगेंस्ट में दूसरी करेंसी सेल कर रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं। उस करेंसी जो हमने बेस करेंसी है, जैसे यूरो यूएसडी है, यूरो का अगर हमने बाय किया हुआ है, यूरो ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नीचे जाएगा तो हम लॉस में, क्योंकि वहां पे अप्रिसिएशन यूएस डॉलर को मिल रही है जो हमारे एनालिसिस के खिलाफ गया है, मुखालिफ के अपोजिट गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दो पेयर्स में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद एक चीज फॉरेक्स में जो बहुत ज्यादा यूज होती है, लेवरेज। लेवरेज अलाउ ट्रेडर टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मेटा ट्रेडर पर बताएंगे, इसकी लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि लेवरेज, फ्री मार्जिन और मार्जिन कैसे यूज होते हैं। लेवरेज बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप जो ना बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हैं अपने अकाउंट साइड से। ये आपको ब्रोकर अलाउ करता है। ब्रोकर आपको एक लेवरेज देगा, आप वो लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपको मार्जिन मिल जाता है। आप जो है ना एक छोटे पैसे से एक बड़ा पैसा ट्रेड कर सकते हैं। इन सादा अल्फाज में आपको इतना बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है ना आपको बताता हूँ कि व्हाट इन्फ्लुएंस फॉरेक्स प्राइसेस। फॉरेक्स प्राइसेस को क्या चीज जो है ना इन्फ्लुएंस करती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सेवरल फैक्टर अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को ही आप समझे हमने एक्सचेंज रेट पे ही पैसे बनाने होते हैं। अगर एक चीज ली है दूसरी बेची है तो इसके अगेंस्ट में अगर हमारे फेवरेबल एक्सचेंज रेट आया है तो इसका मतलब है हम ऊपर जा रहे हैं। अगर बाय में है तो ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है, फेवरेबल है तो हमने पैसे बनाए, अदरवाइज हमने लॉस किया। इकोनॉमिकल इंडिकेटर आप याद रखिएगा, वो आपको फॉरेक्स फैक्टर भी बताऊंगा कि जीडीपी ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स होते हैं किसी करेंसी को, जैसे मैं डॉलर बाय कर रहा हूँ उसका जीडीपी ग्रोथ देखूंगा कि वो कैसा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट वो मैं वेबसाइट दिखाऊंगा फॉरेक्स फैक्ट्री आपको नेक्स्ट लेक्चर में। एम्प्लॉयमेंट रेट आ गया, इन्फ्लेशन रेट आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, ये सारे इंडिकेटर में इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यूज ना, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज मैंने आपको बताई है कि वो इन्फ्लुएंस करती है इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट ही सब कुछ फिर डिसाइड कर देता है। तो ये जो चीजें हैं कि ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। उसके अलावा
जिन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी होती है वो बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन आ रहा है, वो मार्केट में पूरी मूवमेंट लाएगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसे वार चल रही है यूक्रेन रशिया वगैरह, ये सारे जब भी आएंगे मार्केट को अफेक्ट लाजमी करेंगे। स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं, इसको भी करते हैं। एंड पॉलिसी चेंज आल्सो कैन ड्राइव वोलेटिलिटी। पॉलिसी किसी कंट्री की कोई चेंज हुई है या उसकी जो करेंसी आपने बाई की है यूरो की, अगर किसी पॉलिसी कोई पॉलिसी चेंज हुई है या नेटो पे कोई चेंज हुई है या उसकी फ़लस्तीन के हवाले से चेंज हुई है या इसराइल के हवाले से चेंज हुई है, तो वो आल्सो अफेक्ट करेगा प्राइस के ऊपर। फॉरेक्स मार्केट की प्राइस इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप बस 2-4 ट्रेंड लाइनें खींचेंगे और आप जो है ना प्रॉफिट बना लेंगे। आगे याद रखिएगा मार्केट सेंटिमेंट भी होते हैं, कलेक्टिवली बिहेवियर एंड स्पेकुलेशन बाय ट्रेडर आल्सो प्ले अ रोल। मार्केट सेंटिमेंट बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, जैसे कि अभी लोगों का ख्याल है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, पैसा लोग लगा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, तो मार्केट एक सेंटीमेंट है कि मार्केट में पाई जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो ये कलेक्टिवल बिहेवियर है। ये भी स्पेकुलेशंस भी हैं कि अगर ट्रेडर्स जो है ना वो कहते हैं गोल्ड को बाय करना चाहिए, गोल्ड एक रीजनेबल थिंग है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बेसिकली मार्केट सेंटीमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सब अफेक्ट करती हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे अफेक्ट करती हैं। आप देखेंगे भी मार्केट में, इनको इग्नोर किए बगैर आप लाइनें शाइनें खींच के आप ट्रेडर नहीं बन सकते। कॉमन रिस्क जो आप याद रखिएगा, स्टार्ट में मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि आप जो है ना वो अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप यहाँ से ही छोड़ दें। हाई लेवरेज आपने कभी भी यूज़ नहीं करती। जब भी आप हाई लेवरेज यूज़ करेंगे एम्प्लीफाई पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों तरह के काम कर सकती है। मे बी वन डे में आपका अकाउंट डबल भी कर सकती है, जैसे कि आपने अगर 1/1000 की लेवरेज ले रखी है तो वो जो है ना अगर आपने उस पर 10 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दिया है तो फिर वो आपका अकाउंट डबल भी कर सकती है और 10 मिनट में 2 मिनट में उड़ा भी सकती है, ये याद रखिएगा। बाकी इसको एक्सप्लेन लेटर ऑन करेंगे। मार्केट वोलेटिलिटी, रैपिड चेंज इन एक्सचेंज रेट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड लॉस। ये याद रखिएगा, मार्केट वोलेटिलिटी उस टाइम आती है जब मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ हो। ठीक है, न्यूज़ का टाइम चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट में सीपीआई आने वाला है, एफओएमसी आने वाली है, एनएफपी आने लगी और आपने जो ना मार्केट में उसी टाइम ही घुस रहे हैं, आपको पता ही नहीं है न्यूज़ किस टाइम आ रही है। वोलेटिलिटी के टाइम में ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस क्यों आ जाएंगे कि रैपिड चेंज इन एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी, एकदम ही 100 पॉइंट गिर जाएगा, 200 पॉइंट गिर जाएगा, उसको कहते हैं रैपिड चेंज। उस टाइम स्प्रेड जो है ना, जिसको आसान अल्फाज में आपको जब समझाऊंगा, तो स्प्रेड जो है ना वो बहुत हैवी हो जाता है उस टाइम। तो आपको जो है ना उस टाइम मार्केट में ऑर्डर आपका पिक ही नहीं होता, स्टॉप लॉस आपका पिक नहीं होता, मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से आप जो है ना वो लॉस कर जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ना, शिफ्ट इन इंटरेस्ट रेट कैन इम्पैक्ट करेंसी वैल्यू। तो शिफ्ट इन इंटरेस्ट रेट बाज़ औक़ात पूरा पूरा जो है ना वो करेंसी का ट्रेंड ही खत्म कर देता है। करेंसी अगर बाई में जा रही है तो सेल में जा सकती है, सेल में जा रही है तो बाई में जा सकती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर आपको आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो फिर अगर आप लाइनें लगा रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। लिक्विडिटी रिस्क से सम करेंसी पेयर्स में हैव लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम ना मेकिंग हार्डर टू इंटर टू एग्जिट ट्रेड। मैंने आपको शुरू में बता दिया था एक्सोटिक पेयर का कि उनमें लिक्विडिटी बहुत कम पाई जाती है। अगर आप किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उसका सेलर मौजूद ही नहीं है, तो वो लिक्विडिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी वजह से आपका ऑर्डर लग ही नहीं रहा उस वॉल्यूम पे। अगर आप 50 पे बेच रहे हैं तो क्या पता 60 पे मौजूद है, वो 60 पे बिके। ठीक है, और शायद वो 40 पे बिके, 30 पे कम पे बिक जाए। ठीक है, तो आपको लॉस हो जाता है। तो लिक्विडिटी रिस्क की वजह से आप एक्सोटिक पेयर को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना कंक्लूजन बताता हूँ। फॉरेक्स इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स मार्केट ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, ये एक मार्केट है, आप ऑनलाइन बैठे ट्रेड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, सारा कुछ लीगल है, आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ये नहीं है कि मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, बिगनर शुड स्टार्ट विद डेमो अकाउंट्स टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विदाउट रियल रिस्क। तो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि बिगनर्स जो है वो हमेशा जो है वो डेमो अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, जो विदाउट रियल मनी। आपने कभी भी रियल मनी शुरू में पुट नहीं करनी जब तक आपको अच्छे से मार्केट की समझ नहीं आ जाती और आप डेमो पे प्रॉफिट नहीं बना लेते, तब तक आप कभी भी अपना पैसा नहीं लगाएंगे। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू सक्सीड इन फॉरेक्स मार्केट, स्पेशली फॉर न्यू ट्रेडर्स। न्यू ट्रेडर्स के लिए ये टिप भी है कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती आप मार्केट में ना आए। रिस्क मैनेजमेंट आपको बाद में भी बताएंगे, अभी भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, आपको पता ही नहीं है 1% रिस्क लेने के लिए कितने की लॉट इस्तेमाल करनी है, 2% रिस्क कितनी लॉट इस्तेमाल करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, और आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप एक ट्रेड पे जो है ना वो
अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और फिर उसे डबल लगा रहे हैं और फिर एट द एंड आपको समझ ही नहीं आएगी, आपका अकाउंट लॉस हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट की समझ नहीं है, इसके ऊपर भी बाकायदा लेक्चर बनेगा, तो आप मार्केट में इंटर ना हो न्यू ट्रेडर्स के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।